welcome back to my channel. This video is DM synopsis, a very requested video because people have asked me to make dental synopsis on dental materials. Dental materials is very one of the important subjects if we see in a point of view of entrance examinations. So dental material is very much asked, and this is the first part of synopsis I'm starting today, and I'll probably be covering in it 5 to 6 parts. So if you're really new on my channel, you have watched my video for the first time, I would like to say that I'm a dentist and I make dental videos, dental stuff plus medical videos also. So you can watch all the videos if you want to have a good knowledge, plus if you want to prepare for higher entrance exams, you can watch all the videos. Currently I'm covering synopsis of each and every subject, so it might take some time, but I'll be covering all the synopsis, and then I'll be jumping to MCQs and whatever suggestions people ask me to do. So let's get started. In this video we will be discussing cements, and cements is very important topic of dental materials. Various cements have various properties, plus cement topic is also important for endodontics. Okay, so it's a quite good thing, so we will do it today. And अगर आपको वीडियो ज़रा सा भी हेल्पफुल लगता है, इंफॉर्मेटिव लगता है, तो ज़रूर लाइक ज़रूर करके जाना, बिकॉज आपके लाइक करने से कोई और मोटिवेट अगर होता है, सो इट रियली हेल्प्स. ओके, so let's get started. Today in the cements you can see this a picture. It has 4 cements in the main box and 4 cements in the minor box. So we have zinc oxide, we have phosphoric acid, polyacrylic acid, and silicas, and we have ZP, we have PCC, we have silicas and G. Actually, these are all the cements that we use in dentistry. So we'll be having a knowledge on it. That is, uh, what is the importance of what cement, and what are the functions. So most dental cements set by acid base reaction except calcium hydroxide, and resin set by polymerization reaction. This is very important and basic thing. Okay, you must have heard of it in your second year कि जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है और जो रेजिन्स होते हैं वो एसिड बेस रिएक्शन से नहीं बनते हैं. उसमें कोई एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करके सॉल्ट नहीं बनाता. जिसमें क्या होता है कि जो रेजिन सीमेंट्स होते हैं वो पॉलीमराइजेशन से फिक्स होते हैं, ठीक है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अलग मैकेनिज्म से फिक्स होता है. सो ज़्यादातर सीमेंट्स एसिड बेस रिएक्शन होती है, जिसमें कि एक एसिड पार्ट होता है, एक बेस पार्ट होता है, दोनों मिलकर एक सॉल्ट बनाते हैं, वाटर रिलीज होता है, प्लस हीट रिलीज होती है बहुत ज़्यादा. लेकिन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में हीट रिलीज नहीं होती, और ना ही रेजिन सीमेंट में. रेजिन सीमेंट्स पॉलीमराइज होते हैं, ठीक है, मोनोमर होता है, पॉलीमर होता है, पॉलीमराइजेशन होती है. और पॉलीमराइजेशन की सबसे ख़राब बात होती है कि उसमें श्रिंकेज होती है, दैट इज़ पॉलीमराइजेशन श्रिंकेज. नेक्स्ट पॉइंट इज रेस्टोरेटिव सीमेंट्स कैन बी क्लासिफाइड एज टेम्परेरी और लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म सीमेंट्स. जो रेस्टोरेटिव सीमेंट्स रहती हैं जिसमें हम रेस्टोरेशन करते हैं, ठीक है, कैविटीज़ भरते हैं, वो टेम्परेरी और शॉर्ट टर्म हो सकती हैं, इंटरमीडिएट हो सकती हैं, और परमानेंट हो सकती हैं. तो कुछ रेस्टोरेशंस तो शॉर्ट टर्म रहती हैं, कुछ परमानेंट होती हैं, कुछ डेज और वीक्स के लिए भरते हैं, कुछ वीक्स और मंथ्स के लिए भरते हैं, कुछ लाइफ टाइम के लिए भर लेते हैं. सो इट डिपेंड्स. ना फ्लोराइड रिलीजिंग सीमेंट्स कौन कौन सी होती हैं जो पर्टिकुलरली फ्लोराइड रिलीज़ करेंगी. जितना ज़्यादा फ्लोराइड रिलीज़ करेंगी सीमेंट, उतना ज़्यादा वो एंटी कैरियोजेनिक होगा, ठीक है ना. तो जो सिलिका होती है, ठीक है, जो जीआईसी होती है, सिलिकोफॉस्फेट होती है, पॉलीकार्बोक्सिलेट होती है, ये सब फ्लोराइड रिलीज़ करते हैं. सो आपको क्या याद रखना है, सिलिकेट्स जो होते हैं वो फ्लोराइड रिलीज़ करते हैं, जीआईसी जो होती है वो फ्लोराइड रिलीज़ करते हैं. जीआईसी की प्रॉपर्टी होती है ना एंटी कैरियोजेनिक, दैट इज़ बिकॉज ऑफ फ्लोराइड रिलीजिंग मेथड. तो ये आपको याद रखना है कि पॉलीकार्बोक्सिलेट की कम होती है, लेकिन बाकी सिलिकेट और जीआईसी ज़्यादा फ्लोराइड रिलीज़ करते हैं. फ्लोराइड कंट्रीब्यूट्स टू एंटी कैरियोजेनिक प्रॉपर्टीज बाय इनहिबिटिंग डीमिनरलाइजेशन एंड एनहांसिंग रीमिनरलाइजेशन. Next is among the fluoride releasing cements, the most of fluoride release and longevitities of release are more in GIC. सबसे ज़्यादा GIC में fluoride release होता है. तो अगर आप एंटी कैरियोजेनिक सीमेंट देख रहे हैं, then go with GIC. But GIC has other disadvantages too, so we have to keep all the things in mind. Now among the cements, ZOE cement is most soluble and resin cement is least soluble. हम एक ऐसा सीमेंट लगाना चाहते हैं अपने मुंह में जो कि ना तो किसी भी फ्लूइड में सॉल्युबल हो,
ठीक है, जो बायोकम्पैटिबल भी हो, थोड़ा बहुत फ्लोराइड रिलीज़ भी कर दे, जो श्रिंकेज भी ना करे, ना कि अपना डायमेंशन चेंज करे, थर्मल कॉफिशेंट जिसका सेम हो जस्ट एज टूथ, ऐसा सीमेंट चाहिए होता है हमें। तो ऐसा सीमेंट जो कि ऑलरेडी माउथ में डिज़ोल्व कर रहा है, सॉल्युबलाइज कर रहा है, ऐसा नहीं चाहिए। बट ZOE क्या होता है, जिंक ऑक्साइड यूजोनॉल का सीमेंट का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होता है कि ये सॉल्यूबल होता है, ठीक है, धीरे धीरे टाइम के साथ घुलता रहता है। बट रेजिन सीमेंट्स जो होते हैं, जो पॉलीमराइजेशन से बनते हैं, वो लीस्ट सॉल्यूबल होते हैं, वो नहीं घुलते, ठीक है। तो हमें अभी तक क्या पता चला कि GIC बहुत ज़्यादा अच्छा फ्लोराइड रिलीज़ करेगा, ठीक है। ZOE जो होगा वो मुंह में सॉल्युबलाइज हो जाएगा, सिलिकेट्स भी फ्लोराइड रिलीज़ करेंगे, ठीक है। रेजिन जो है वो बिल्कुल भी सॉल्युबलाइज नहीं होगा, ये 4 बातें पता चली। अब silicate cements has most irritant effect on pulp while ZOE cement has least irritant effect। अब हमने ZOE के बारे में 2 बातें पढ़ ली कि ZOE का डिसएडवांटेज ये है कि सॉल्युबलाइज हो जाएगा, मुंह में घुल जाएगा, बट ये लीस्ट इरिटेंट है, ये पल्प को इरिटेट नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये है कि मैं इसको पल्प के पास लगा सकती हूँ, ठीक है, पल्प के पास लगा सकती हूँ मैं इसको, तो ये इरिटेट नहीं करेगा पल्प को। तो ये ZOE का बेनिफिट है। ZOE वैसे भी एक मेडिकामेंट की तरह यूज़ करते हैं, बिकॉज इसमें क्लोव ऑयल होता है, तो ऑलरेडी पेन अगर होता है दांत में तो हम ZOE लगा सकते हैं, क्लोव ऑयल उसके अंदर होता है, हेल्प करता है वो। सो लीस्ट इरिटेंट है लेकिन सॉल्युबलाइज्ड है। जो रेजिन्स हैं वो लीस्ट सॉल्युबलाइज्ड हैं, लेकिन उनके अपने अलग इफेक्ट्स हैं, उसमें पॉलीमराइजेशन श्रिंकेज है। सिलिकेट्स जो होते हैं वो इरिटेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा इरिटेट करते हैं, लेकिन सिलिकेट्स में फ्लोराइड्स रहते हैं, लेकिन फिर भी वो इरिटेट करते हैं पल्प को, सिलिकेट्स, ठीक है ना। आप इसको किसी भी तरीके से याद रख सकते हो कि सिलिका, जैसे सिलिका पार्टिकल्स होते हैं डस्ट में, तो वो क्या करते हैं, ख़राबी करते हैं, अंदर लंग्स में जाते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। ऐसे ही जब सिलिका पल्प के कॉन्टैक्ट में आता है तो उसको इरिटेट करता है। नाउ among all cement, silica cement has highest compressive strength while resin cement has highest tensile strength। अब क्या होता है कि देखो, सिलिका एक तो हमारा फ्लोराइड रिलीज़ करे, बट इतना भी रिलीज़ नहीं करता, GIC ज़्यादा रिलीज़ करता है। सिलिका जो है वो इरिटेट करता है, लेकिन सिलिका का क्या सीन होता है कि अगर आप पल्प के पास ना लगाओ इसको, तो ये बहुत अच्छी कंप्रेशन स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, कंप्रेस नहीं होने देगा चीज़ों को, ठीक है ना। ज़्यादा मैस्टिकेटरी फोर्सेस आएंगी तो उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता सिलिकेट सीमेंट्स पे। वही जो रेजिन सीमेंट रहती है वो टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, नॉट मैस्टिकेटरी, अदर फोर्सेस, टेंसाइल फोर्सेस पे जो है उसका ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है। सो ये रेजिन सीमेंट का रहता है। रेजिन सीमेंट सॉल्युबलाइज नहीं होती, बट रेजिन सीमेंट श्रिंकेज शो करती है। रेजिन सीमेंट की हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ रहती है। उसके बाद नेक्स्ट है कि GIC इन पॉलीकार्बोक्साइड आर सीमेंट्स दैट प्रोड्यूस अ ट्रूली एडहेसिव केमिकल बॉन्ड टू टूथ। अब हमने GIC की बात करी, GIC में सबसे सही फ्लोराइड का रिलीज़ होता रहता है, बहुत अच्छा फ्लोराइड रिलीज़ होता है। बट दूसरी चीज़ जो हमने यहाँ पे बात करी है कि जो GICs है और ये ट्रूली एडहेसिव होता है, केमिकल बॉन्ड्स बनाते हैं, और एडहेसिव सही तरीके से एडहेसिव होता है, ऐसा नहीं होता कि ये उतर जाएंगे। सो दे आर ट्रू एडहेसिव्स। पॉलीकार्बोक्सिलेटिव्स is also true adhesive, but polycarboxylate release less fluoride, okay। फिर हमने बात करी थी the bonding of resin cements to tooth occurs by micromechanical retentions। अब क्या होता है, रेजिन सीमेंट कैसे टूथ से जुड़ी होती है, हमने तो बात करी कि भी कुछ सीमेंट केमिकल तरीके से जुड़ी होती हैं, जैसे कि GIC जुड़ा होता है केमिकल तरीके से, पॉलीकार्बोक्सिलेट केमिकल तरीके से जुड़ा होता है। रेजिन सीमेंट्स पॉलीमराइजेशन श्रिंकेज से बनती हैं, तो ये टूथ के साथ माइक्रो मैकेनिकल रिटेंशन के थ्रू जुड़ी होती है, माइक्रो मैकेनिकल रेजिन सीमेंट्स, ठीक है ना, माइक्रो मैकेनिकल। उसके बाद नेक्स्ट इज लाइक फैक्टर्स इंक्रीजिंग सेटिंग टाइम। कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो आपका सेटिंग टाइम बढ़ा देते हैं, सेट होने में ज़्यादा टाइम लेता है, ठीक है, सेट होने में ज़्यादा टाइम लेता है। हमें ऐसी सीमेंट्स चाहिए होती हैं जिसके अंदर प्रॉपर एडिक्वेट वर्किंग टाइम हो, हम ढंग से उसमें वर्क कर सकें, ढंग से टाइम से लगा करके उसको प्रॉपर तरीके से सेट कर सकें। हम ये नहीं चाहते कि उसमें एकदम से बहुत ज़्यादा वी डोंट वांट कि इसमें बहुत ज़्यादा जो है जल्दी सेट हो जाए, वो वी डोंट वांट दैट। वी वांट कि वो प्रॉपर टाइम लेके सेट हो, ठीक है ना, ये चीज़ चाहिए होती है हमें। सो वी आर लुकिंग फॉर फैक्टर्स इंक्रीजिंग द सेटिंग टाइम।
So what are the things that will help you to increase your setting time? So अगर आप कूल कर दो ग्लास स्लैब को, ठीक है ना, ZnPO4 में क्या होता है, जिंक फॉस्फेट सीमेंट में क्या होता है कि अगर आप ग्लास स्लैब को कूल कर दो ना, ठंडी कर दो, तो आपका सेटिंग टाइम बढ़ जाता है, ठीक है। डिक्रीज पाउडर रेशो, पाउडर लिक्विड रेशो। अगर आप बेसिकली क्या होता है कि जब हम सेटिंग टाइम रिड्यूस करते हैं ना, तो हमारी सेटिंग एक्सपेंशन बढ़ जाती है। और सेटिंग टाइम आप कैसे रिड्यूस कर सकते हो? सेटिंग टाइम आप कम पानी डालो, लेस वाटर, ठीक है। आप ठंडा कर दो उस चीज़ को। आप एक्सेलरेटर्स यूज़ कर सकते हो। जब एक्सेलरेटर्स डालोगे तो क्या होगा, जो आपकी एक्सपेंशन है वो नहीं हो पाएगी, एक्सेलरेट हो जाएगी प्रोसेस, और जो सेटिंग टाइम है वो आपका बढ़ जाएगा, ठीक है, इट विल इंक्रीज। तो लॉन्ग मिक्सिंग टाइम, ज़्यादा टाइम तक आप स्पैचुलेशन करोगे, ज़्यादा टाइम तक अगर आप मिक्सिंग करोगे तो आपका सेटिंग टाइम कम हो जाएगा, जिससे कि एक्सपेंशन ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। अगर आप हाइग्रोस्कोपिक तरीके, हाइग्रोस्कोपिक एक्सपेंशन मतलब आप उसको पानी में अगर डाल के वो करोगे तो तब आपकी एक्सपेंशन बढ़ती है, तो सेटिंग टाइम कम होता है। लेकिन अगर आप पानी में उसको सेट नहीं करोगे, ठीक है, तो आपका सेटिंग टाइम बढ़ जाएगा, ठीक है ना। लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम लिक्विड। सो बेसिकली पानी नहीं होना चाहिए, पानी अगर होगा तो सेटिंग टाइम कम हो जाएगा और एक्सपेंशन ज़्यादा हो जाएगी। पानी अगर कम होगा तो आपकी जो सेटिंग है वो ज़्यादा टाइम तक चलती रहेगी और एक्सपेंशन नहीं होगी। सो दीज आर द फैक्टर्स। ना सिलिकेट सीमेंट्स, प्रॉपर सिलिकेट सीमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं कि क्या होता है सिलिकेट्स में। पाउडर एंड लिक्विड दो टाइप होते हैं हमारे पास। सिलिका इज़ द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द पाउडर। सबसे ज़्यादा सिलिका होता है, 40% सिलिका होता है। उसके बाद एल्यूमिनियम भी डाल देते हैं, फिर उसके बाद सोडियम फ्लोराइड भी डालते हैं, क्रायोलाइड भी डाल देते हैं, कैल्शियम फ्लोराइड भी डाल देते हैं और कैल्शियम फॉस्फेट भी डाल देते हैं। सो दीज आर द पाउडर रेशियोज। बट सबसे ज़्यादा सिलिका होता है, उसके बाद एल्यूमिनियम डलता है, फिर उसके बाद आपका फ्लोराइड, क्रायोलाइड और बाकी चीज़ें डलती है 20%। लिक्विड में हमारे पास होता है फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। फॉस्फोरिक एसिड याद रखना है आपको। फॉस्फोरिक एसिड के बाद एल्यूमिनियम फॉस्फेट 2% है, मैग्नीशियम फॉस्फेट 6। बेसिकली फॉस्फेट्स हैं लिक्विड में और एसिड्स हैं। एसिड आपका 50% है, फॉस्फेट आपका 8% है, पानी आपका 6% है। सो सिलिकेट सीमेंट्स का क्या मतलब है? बेसिकली हम सिलिका को और एल्यूमिनियम को रिएक्ट करवा रहे हैं फॉस्फोरिक एसिड से और फॉस्फेट से। दैट इज़ योर सिलिकेट थिंग। तो आपको क्या याद रखना है कि सिलिका है मेन कॉन्स्टिट्यूएंट, एल्यूमिना है मेन कॉन्स्टिट्यूएंट, और यहाँ पे फॉस्फोरिक एसिड है और साथ में फॉस्फेट्स हैं, इनको रिएक्ट करवा रहे हैं आपस में। दैट इज़ द मेन reactions in silicas. Now the purpose of fluoride salt is to lower the fusion temperature of glass and thus they are called as ceramic fluxes. Okay, ये एक चीज़ हमने पहले भी पढ़ी थी कि फ्यूजन टेम्परेचर ऑफ ग्लास क्या होता है। तो कई बार क्या होता है कि फ्यूजन टेम्परेचर ऑफ ग्लास बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, मतलब ये जो प्रॉपर्टी होती है ये कई बार पूछ लेते हैं 23 to 30 डिग्री सेल्सियस समथिंग ऐसा होता है। अब हम कई बार फ्लोराइड सॉल्ट इसलिए डालते हैं क्योंकि ये आपका फ्यूजन टेम्परेचर जो ग्लास का है उसको कम कर देता है, मतलब जितना भी था 20 था तो उसको 10 कर देगा। तो इसलिए हम इसको सिरामिक फ्लक्स बोलते हैं, ठीक है, प्रॉपर टर्म है। कई बार क्वेश्चन में आ जाती है उठ के कि सिरामिक फ्लक्स बताओ क्या होता है। तो फ्लक्सेस में उसमें फ्लोराइड्स यूज़ करते हैं और हम उसका टेम्परेचर जो है ग्लास टेम्परेचर, ग्लास का फ्यूजन टेम्परेचर जो है वो कम करते हैं। So that is ceramic flux. Next is silicates. Other cements was first translucent filling material by Fletcher in England. ये ट्रांसलूसेंट फिलिंग मटेरियल होती है और ये सबसे पहला ट्रांसलूसेंट मटेरियल यूज़ किया गया था फिलिंग के लिए, ठीक है, एस्थेटिक्स के लिए, फ्लेशर ने इंग्लैंड में इन 1878। सो ये पूछ सकते हैं कि फ्लेशर इंग्लैंड में वाज द फर्स्ट वन टू फाइंड आउट द सिलिकेट एज द फर्स्ट ट्रांसलूसेंट फिलिंग मटेरियल। नेक्स्ट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ सिलिकाज। क्या होता है सिलिकेट्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं कि सिलिका जो सिलिकेट्स होते हैं वो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल द सीमेंट हैज़ अ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ 180 डिग्रीज। बहुत ज़्यादा बढ़िया होता है, बहुत ज़्यादा अच्छी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है इसकी, स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं, ट्रांसलूसेंट होते हैं, ठीक है। सेटिंग टाइम इनका 8 मिनट तक जा सकता है, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 5 मिनट्स तक आप सेट हो जाएगा ये। हार्डेस्ट एंड इट्स हार्डनेस इज 70 knh noob hardness value and coefficient of thermal expansion is closer to डेंटीन। डेंटीन के बहुत क्लोजर होता है इसका थर्मल कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन और इसकी हार्डनेस 17 नूब हार्डनेस नंबर होती है। इट इज़ अ सीवियर रिटर्न टू पल्प
लेकिन ये पल्प को बहुत ज़्यादा इरिटेट कर सकता है. At the time of insertion, it has a pH of 2.8 and even after 1 month it remains below 0 because it's really acidic. इसकी pH जो है ज़्यादा बढ़ती नहीं है टाइम के साथ, तो इसलिए इरिटेट करता है पल्प को. इट हैज़ हाईएस्ट solubility and disintegrates readily in oral fluids. सो हमारा ZOE भी soluble है, हमारा सिलिकेट भी soluble है. Next point is that it has an anti-ketogenic effect. We all know that it releases fluoride, so secondary caries and contact caries are less. Next, it has a refractive index which is equal to enamel and dentine, and this is the property that helps it to be used in anterior aesthetic restorations. In anterior teeth, we use silicates because it has a good refractory index and which is similar to enamel and dentine. So despite of being irritant, okay, it irritates pulp and it solubilizes, it disintegrates, but for some time being, like we can use it for some time being, not as a permanent because it will dissolve after some time, but you can use it as an anterior aesthetic restoration because it has good refractory index. So another point is that it has anti-ketogenic effect, so with time it is not going to have another secondary caries, but it can irritate pulp because it's highly acidic. But it has a good compressive strength, so it can bear all the masticatory forces. It has a hardness equal and thermal expansion equal to dentine, so not going to expand, so there is no marginal integrated effects. But because of irritant effects and because of solubility, it will dissolve with time. So these are some of the properties of silicas. I would like to tell you once more that it has high compressive strength, it has a good translucent nature, it is strongest of all, it is having a 5 minutes of setting time, it has a hardness of 70, and it has a thermal coefficient similar to dentine, but it's severely irritant to pulp because of highly acidic nature even after 1 month. Silicates are actually really soluble, so they disintegrate with over time, and but because of anti-kerogenic properties, they will have no secondary caries, and can be used in aesthetic regions because of their translucent and good refractive indexes. So that is all about silicates. Now let's talk about another topic, that is glass ionomer cement. Okay, one important thing of silicate that it is contraindicated in mouth breather. If the person is mouth breather, you're not going to use it silicate in that person because surface becomes rough and opaque when allowed to dry. So finishing and polishing should be delayed for several days and the surface should be protected by coating with a varnish. You have to protect the surface of silicates. It is really important. And another point is that it is not used in mouth breathers because when the surface become dry, it will just have some other issues. Okay, so now let's talk about another cement which is very important cement, that is GIC. Now the other names of GIC which are actually asked you in the paper, that it's polyalkanoid cement, it's man-made dentine, it's dentine substitute, and it's aluminous silicate polyacrylic cement. So it has alumina, it has silica, it had polyacrylic acid, so that's why it's alumina, silica, polyacrylic cement. So this name is basically telling you about the composition: alumina, silica, polyacrylic cement, also called as man-made dentine, also called as dentine substitute, also called as polyalkanoid cement. Now what is the composition? Now in the GIC, the composition has silica, alumina, fluorides, phosphates, and in the acid we have polyacrylic acid. So if we compare this to the silicate cements, in silicates we have phosphoric acid. Okay, we have phosphoric acid, we have some of the alumina phosphate and different phosphates in the liquid, and in the powder forms we had silicas, we have alumina as a main constituent, and that they both reacted. But in case of GICs, we do have silica, we do have alumina, we have other fluorides, aluminum fluorides and sodium fluoride. So basically we have some fluorides, we have silicas and aluminas, and in the acid we have polyacrylic acid.
We have itaconic acid, we have malic acid, we have tricarboxylic acid. So many acids, and tartaric acid is also used. Tartaric acid has a important function of increasing the working time. So if we're talking about GIC, so GIC has silicas, aluminas, fluorides, and in liquids we have polyacrylic acid, and we have other acids also, and we have tartaric acid for increasing the working time. So all these things just mix up together and help in the reaction. Now let's see the properties. Before this, it's iron leachable gas. Okay, powder is referred to as iron leachable gas. So you should know that GIC powder is called as iron leachable gas. Glass. Now classification. Now what is the classification of cements? Like how are you gonna classify it properly? And GIC has different classification: type 1, type 2, type 3, 4, 5, 6. So type 1 is for luting, type 2 is restorative, type 3 is a liner, type 4 is fischer sealant, 5 is orthodontic cement, 6, 7, 8. Now 6 is core buildup, 7 is posterior pacemaker, and posterior packable GIC for atraumatic restoration. So 8 and 9 are for posterior packable GIC for atraumatic restorations. So important is, when we use GIC for restorative purposes, we take type 2. But if we want to use GIC just as a liner, then type 3, just as luting cement type 1, just as fischer sealant type 4, and for orthodontic and core buildup we use 5 and 6. So this is small classification. So GIC is actually used as an alternate to silicate cements, and also evolved as a hybrid of silicate and polycarboxylate. Silicate की जगह पे GIC को use किया गया है, और as a hybrid of silicate and polycarboxylate use किया गया है. Now light polymerization क्या होती है? The powder contains initials for light curings, and liquid component is modified with hydroxyethyl methacrylate, that is HEMA. So polymerization starts when exposed to light and subsequently followed by acid-base reactions. So this is dual cure GIC. Dual cure GIC. So dual cure GIC has what? Initials for light curing, and liquid component is modified by this. Okay. Now what are the properties? Okay. GIC has low fracture toughness and wear resistance. मतलब GIC घिसता है, GIC में fracture हो सकता है. Very sensitive to moisture and especially during initial settings. So during this period, absorption of water leads to weak cement, and over drying will lead to crack. Therefore, surface of cement should be protected by coating with a varnish or a cocoa butter. Bond chemically to tooth structure, and bond of enamel is always higher than dentine. Relatively biocompatible, and the pulp reaction is greater than ZOE but less than zinc phosphate. बायोकम्पैटिबल है, लेकिन ZOE से ज़्यादा इसमें पल्प रिएक्शंस देखी जाती हैं. पल्प के लिए अच्छा नहीं है ये. मतलब सबसे पहले तो ZOE आता है, फिर उसके बाद GIC आता है, फिर उसके बाद जिंक फॉस्फेट आता है. मतलब सबसे ज़्यादा जो पल्प को अफेक्ट करता है वो है ZnPO4, फिर उसके बाद GIC इफेक्ट करता है, फिर उसके बाद ZOE इफेक्ट करता है. सो दीज आर सम ऑफ द प्रॉपर्टी. क्या प्रॉपर्टीज़ हैं कि it can fracture really easily because it has less compressive strength, and it has no resistance to wear. दूसरी चीज़ क्या है कि बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं होना चाहिए जब हम इसको अप्लाई कर रहे होते हैं, क्योंकि इट कैन वीक. प्लस ज़्यादा ड्राइंग भी नहीं होनी चाहिए बिकॉज इट कैन कॉज क्रैक्स. सो इसलिए हम इसके सरफेस को प्रोटेक्ट करके रखते हैं बाय अ कोट ऑफ अ वार्निश और अ कोको बटर. नेक्स्ट, इट बॉन्ड्स केमिकली. ये टूथ के साथ केमिकल बॉन्ड्स बनाता है. और दूसरी चीज़ क्या है कि ये इरिटेट करता है पल्प को, थोड़ा सा इरिटेट करता है, ज़्यादा नहीं. सबसे ज़्यादा इरिटेट करता है ZOPO4, फिर उसके बाद GIC, और फिर उसके बाद ZOE. सो दिस इज सम ऑफ द प्रॉपर्टीज. इट हैज़ एन एंटी कैरियोजेनिक इफेक्ट, एवरीबडी नोज. So important thing is that powder liquid ratio is 3:1, and you can go with the polyacrylic conditioning of the cavity before inserting your restoration, as well as you have to finish it after 24 hours. So you have to make the patient come again after 1 day. Now what are the modifications of GIC? It has a miracle mix
glass cermet or cermet, and resin modified GIC. So Miracle Mix is like silver tin powder alloy is added to GIC. None of the properties were improved and it gave a grey or blackish color to cement, so it is also called a silver alloy mix. मतलब इट्स अ मॉडिफिकेशन, बट इससे क्या हो गया कि भी जो कलर है वो और ज़्यादा ग्रे हो गया जब हमने सिल्वर टिन अलॉय मिलाया ना जीआईसी में, तो और ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई. वैसे प्रॉपर्टी ज़्यादा इम्प्रूव नहीं हुई, बट जो कलर है दैट कम टू बी ब्लैकिश ग्रेइश एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज सिल्वर अलॉयड मिक्स. मतलब हमने सिल्वर मिला दिया जीआईसी में. ग्लास सर्मिट इज दैट ग्लास एंड मेटल, विच मेटल सिल्वर टिन टाइटेनियम were sintered at high temperature and made to react with liquid, and it provided the fracture toughness and were resistant and the same time maintained the aesthetics. So it's a good thing. Glass ceramics is a good thing because इसमें एक तो aesthetics maintained है बंदे के, प्लस दूसरी चीज़ टफनेस बढ़ गई, तो रेजिस्टेंस टू फ्रैक्चर बढ़ गया. फ्रैक्चर होने का भी इतना चांस नहीं रहेगा जब आप ग्लास सर्मिट यूज़ करोगे. सो ऐड सिल्वर, ऐड टिन, ऐड टाइटेनियम एंड ग्लास, all these to be added in the powder of GIC, and it will help in fracture resistance as well as improve the aesthetics. Aesthetics is not compromised. Next is resin modified GIC, in which bisgama and tedgama, tegdma are added to the powder and hema to liquid with exposure of light. With exposure of light initially, the polymerization initiated along with methacrylate groups. After the liquid reacts with glass particles through acid-base reaction, it improved the wear resistant and increased the sensitivity to water attack. So इसका क्या यूज़ हुआ, इससे एक तो वाटर अटैक से जो सेंसिटिविटी थी जीआईसी की वो रिड्यूस हो गई, प्लस वियर रेजिस्टेंस बढ़ गई. सो बोथ ऑफ दीज मॉडिफिकेशंस आर गुड. ओके, that is resin modified as well as glass ceramic. Both of these modifications are good. Next modification is compomer. So compomer is a modification of GIC, and it's polyacid modified composite resin. It is a combination of composites plus GIC, and the glass particles are partially salinated and are added as filters into the composite. So there is no water in the reaction. Properties were inferior to composites but superior to GICs and resin modified GICs. तो ये कॉम्पोमर जो है वो रेजिन मॉडिफाइड से भी ज़्यादा अच्छा है और जीआईसी से भी ज़्यादा अच्छा. नेक्स्ट इज बाइलेड और सैंडविच रेस्टोरेशन. इसमें क्या होता है, इन दिस टेक्निक जीआईसी इज यूज्ड एज अ लाइनर अंडर कंपोजिट रेस्टोरेशन. मतलब कंपोजिट रेस्टोरेशन करी, उसके नीचे जीआईसी को एक लाइनर की तरह लगा दिया. इट इंक्रीजेज द रिटेंशन फॉर्म एज जीआईसी बॉन्ड्स both the tooth and composite, and the fluoride content reduces the secondary caries. So ये अच्छी है बायलेयर, बिकॉज इसमें एक तो जीआईसी को एज अ लेयर लगाया है बिटवीन द टूथ एंड द कंपोजिट. सो इससे क्या होगा, जीआईसी एक तो आपकी सेकेंडरी केरीज होने से बचाएगा, एंड दूसरी चीज़ क्या है कि ये बॉन्ड करवा देगा टूथ को विद कंपोजिट. सो एज अ बॉन्डिंग मटेरियल अच्छा है ये. नेक्स्ट इज टनिंग रेस्टोरेशन. इसमें क्या होता है, जॉइनिंग द ओक्लूजल लीजन विद प्रॉक्सिमल लीजन बाय मीन्स ऑफ प्रिपेयर टनल अंडर इन्वॉल्व marginal ridge. The marginal ridge remains intact. GIC is used as a restorative material in this technique. मतलब हमने ऊपर जो occlusal पे अगर एक लीजन है और अगर एक प्रॉक्सिमल एरिया पे लीजन है, तो उन दोनों को मिला दिया एक टनल बना के, और फिर उसके बाद उस टनल में हमने GIC को restorative material की तरह यूज़ करा. So that is a tunneling restoration. Next is atraumatic restoration, ART. Involves removal of affected tooth structure with hand instruments followed by restoring with GIC materials, and that is GC Fuji 8. So ART में हम हैंड रेस्टोरेशन करी, हमने हैंड से सारा जो ख़राब स्ट्रक्चर था वो रिमूव किया, उसके बाद GIC को यूज़ किया, और वो भी फ्यूजी 8 को यूज़ किया. तो ये कई बार क्वेश्चन आ जाता. नेक्स्ट इज हाई विस्कोसिटी GIC. इसमें क्या होता है कि इट इज़ यूज एज ART and they contain small particle sizes and high PL ratio, yields greater compressive strength and excellent packability. Also used for cold buildups, primary tooth fillings and intermediate restorations. So कई बार आपको ना मॉडिफिकेशन में पूछ सकता है कि बताओ जो हाई मॉडिफाइड GIC है उसका क्या यूज़ है. सो एक तो उससे कोर बिल्डअप हो जाता है, प्लस प्राइमरी दांतों के लिए फिलिंग मटीरियल की तरह यूज़ कर सकते हैं, इंटरमीडिएट फिलिंग कर सकते हैं उससे,
क्योंकि उसमें क्या होता है कि उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होती है और एक्सीलेंट पैकेबिलिटी होती है. So these are the properties of high viscosity. Okay, next is calcium aluminate GIC. So it is a hybrid product of GIC aluminate, calcium aluminate and GIC. मतलब इसमें हमने calcium aluminate लिया और GIC mix करा. So GIC components are responsible for early properties, and calcium aluminate contributes to basic pH, biocompatibility and reduced micro leakage. So जो हमारी पीएच प्रॉब्लम रहती थी ना जीआईसी में, उसको बेसिकली इसने रिड्यूस किया है कैल्शियम एल्यूमिनेट ने. सो दैट इज़ व्हाई इट इज़ रियली गुड. पीएच प्रॉब्लम सिलिकेट्स में भी थी, पीएच प्रॉब्लम थोड़ी सी जीआईसी में होती है, बट जीआईसी में थोड़ी कम होती है. सो it helps to maintain the pH, that is calcium aluminate. And it also has good property of biocompatibility and micro leakage is not there. So it's a hydraulic cement. So कई बार बोलते हैं कि which one is a hydraulic cement, which one is modified form of GIC used as a hydraulic cement. So there we go with calcium aluminate GIC. Okay, next one is the next cement, that is zinc phosphate, and I'll doing with the zinc phosphate in next video. So if you have any question, comment down and I'll help you to know the answer. And keep the learning, and I'll see you in the next video. Bye bye.